के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। सुबह सुबह के बुलेटिन में सबसे पहले देश की कोरोना अपडेट आपको दे दें। देश में कोरोना मामलों की संख्या 1,12,359 तक पहुंच गई है, जिसमें 45,299 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं, जबकि 3,435 मरीजों की जान जा चुकी है। 24 घंटे के भीतर कोरोना के 5,600 यानी 5600 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। लगातार दूसरे दिन ऐसा हुआ है। संक्रमण के मामलों में महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु सबसे आगे हैं। तो लॉकडाउन खुलने के बाद सबसे बड़ी जो चिंता थी वही सामने आ रहा है। दूसरा दिन ऐसा रहा जब बहुत ज्यादा मरीजों की संख्या एक ही दिन में बढ़ गई। कोरोना के 5600 केसेस एक दिन में सामने आए। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु अभी भी सबसे आगे बने हुए हैं राज्यों के तौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि कोरोना संक्रमण के मामले इन तीनों ही राज्यों में बहुत ज्यादा हैं और नंबर 1 है महाराष्ट्र। और 3 राज्यों का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तमाम एहतियात बरतने के बावजूद भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले हैं, तो दूसरे नंबर पर अभी भी गुजरात बना हुआ है। वहीं तमिलनाडु भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर 13,967 मरीज अभी तक हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। अब 3 शहरों की अगर हम बात करें तो मुंबई, अहमदाबाद और चेन्नई तीनों ही जगहों पर किस तरह के हालात है जरा समझने की कोशिश करिए। 25,500 जो केसेस हैं वो सिर्फ मुंबई में सामने आए हैं। नए मामले 1382 यहां दर्ज किए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें अहमदाबाद की तो 9,449 वहां केसेस हैं। नए मामले वहां पर 233 हैं। चेन्नई में 8,795 कोरोना पॉजिटिव लोग हैं और जो नए मामले जुड़े हैं उसमें हैं 567 और कोरोना पॉजिटिव लोग। मुंबई में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच सिस्टम की संवेदनहीनता और लचर रवैये की खुल्लम खुल्ला तस्वीर सामने आई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए एक शख्स को बार बार मदद मांगने पर एम्बुलेंस नहीं दिया गया। आखिरकार उसे 3 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचना पड़ा। रास्ते में जब लोगों को पता चला तो सुरक्षा घेरा बनाकर उसे अस्पताल तक पहुंचाया गया ताकि कोई और अनजान शख्स उसके नजदीक ना पहुंचे और संक्रमित ना हो जाए। महापालिकेकडे त्यांना नेण्यासाठी ॲम्ब्युलन्स नाही। महापालिकेत फोन केल्यानंतर महापालिकेने सांगितलं की तुम्ही स्वतः चालत या। आज एवढे मोठ्या महामारीमध्ये कोरोनाचे पेशंट ॲम्ब्युलन्सच्या अभावी चालत जावं लागते लोकांना, ही खेदाची बाब आहे। तरी आम्हाला प्रशासनाला विनंती आहे की अशा या गंभीर आणि पॉझिटिव्ह पेशंट आजाराकडे लक्ष द्यावं त्यांनी। महापालिकेकडे त्यांना नेण्यासाठी ॲम्ब्युलन्स नाही। महापालिकेत फोन केल्यानंतर महापालिकेने सांगितलं की तुम्ही स्वतः चालत या। आज एवढे मोठ्या महामारीमध्ये कोरोना संकट से देश में बने हालात को लेकर आज विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है। सोनिया गांधी की अगुवाई में होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 18 दलों ने शामिल होने की बात कही है। बैठक में कोरोना से निपटने और मजदूर संकट को लेकर मोदी सरकार के तौर तरीकों पर सवाल दागने की तैयारी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और विपक्ष के दूसरे बड़े नेता अपने अपने तरीके से लॉकडाउन में होने वाली मुश्किलों और मजदूरों के पलायन को लेकर कई दिनों से सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कोरोना संकट के दौर में आज पहली बार सारा विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार के सामने आवाज बुलंद करेगा। आज दोपहर 3 बजे विपक्षी दलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोनिया गांधी करेंगी विपक्षी बैठक की अगुवाई। बैठक में 18 पार्टियों के नेता होंगे शामिल। जाहिर है विपक्ष के किसी भी मंच पर अगर सोनिया होंगी तो कमान उन्हीं के हाथों में होगी। लेकिन उनके अलावा इस बैठक में कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और ए.के. एंटनी भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेताओं के अलावा बैठक में ममता भी रहेंगी, लेकिन वो थोड़ी देर बाद शामिल होंगी। बाकी नेताओं में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सीताराम येचुरी, हेमंत सोरेन, अजीत सिंह, एच.डी. देवगौड़ा और स्टालिन के नाम हैं। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक या उमर अब्दुल्ला में से कोई शामिल हो सकता है। जो जिस प्रकार का एटीट्यूड इस सरकार का है, तो विपक्षी दलों को भी एक कुछ न कुछ एक राय मशवरा करके
और एक मत जाना चाहिए कि देश का जो बहुमत है, जो कोई विपक्ष में है, वो उसकी आवाज़ क्या है, उसकी आवाज़ को भी सुनना चाहिए। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान मोदी सरकार को घेरने की जिम्मेदारी सीपीएम के सीताराम येचुरी को सौंपी गई है। येचुरी बाकी सभी विपक्षी दलों की ओर से जो साझा मांग मोदी सरकार के सामने रखने वाले हैं वो ये है, गरीबों के खाते में हर महीने 7,500 रुपए जमा किए जाएं, गरीबों को हर महीने 10 किलो अनाज 6 महीने तक दिया जाए, प्रवासी मजदूरों को घर तक मुफ्त में पहुंचाया जाए, श्रम कानून से जुड़े सभी बदलाव वापस लिए जाएं, फसल खरीदी और खाद बीज का तुरंत इंतजाम हो, कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों को फंड दिया जाए, सरकार का विरोध करने वालों को टारगेट करना बंद हो, जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई हो। दिलचस्प ये है कि केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी इस विपक्षी बैठक से दूर रहेंगे। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के भी शामिल होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो एकजुटता भले ही न दिखे, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी दल देश के सामने ये संदेश देने की भरपूर कोशिश करेंगे कि कोरोना संकट के दौर में गरीबों और मजदूरों की चिंता सरकार से ज्यादा उन्हें है। दिल्ली से पौलमी के साथ आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। राजस्थान और यूपी में छिड़ी बस की सियासत नए दौर में पहुंच गई है। राजस्थान ने कोटा में छात्रों के लिए बस भेजने के एवज में यूपी सरकार को खर्च का ब्यौरा भेज दिया है, तो बीजेपी कह रही है कि मदद की असलियत सामने आ गई है। राजस्थान सरकार ने यूपी की योगी सरकार को 36,36,664 रुपए का बिल भेज दिया है। बल्कि बिल तो पहले ही भेज दिया था, अब याद दिलाया जा रहा है कि भुगतान अभी तक नहीं हुआ, जल्दी कीजिए। मामला कोटा में फंसे यूपी के छात्रों को वापस भेजने में हुए खर्च का है। वैसे तो योगी सरकार ने सैकड़ों बसें कोटा भेजी थी, लेकिन कुछ बसें कम पड़ गई और सभी बसों में राजस्थान परिवहन निगम ने डीजल भी भरवाया था। अशोक गहलोत इसका सारा खर्च योगी सरकार से वसूलना चाहते हैं, लेकिन वसूली के नोटिस मिलने पर बीजेपी भड़क गई। राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने दनादन ट्वीट करने शुरू कर दिए। पहले ट्वीट में संबित पात्रा ने लिखा, कोटा में यूपी के 10,000 छात्र फंसे हुए थे। योगी सरकार ने 560 बसें भेजी उन्हें लाने के लिए। मालूम पड़ा 12,000 बच्चे हैं। यूपी सरकार ने राजस्थान सरकार से फतेहपुर झांसी सीमा तक 70 बसों की सहायता ली। प्रियंका वाड्रा जी की राजस्थान सरकार ने आज 36 लाख का बिल भेजा है। वाह मदद। पात्रा इतने पर ही नहीं रुके, एक चेक की फोटो डालकर उन्होंने फिर से ट्वीट किया, कोटा से उत्तर प्रदेश के छात्रों को वापस लाते समय यूपी की कुछ बसों को डीजल की आवश्यकता पड़ गई। दया छोड़िए, आधी रात को दफ्तर खुलवाकर प्रियंका वाड्रा की राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार से पहले 19 लाख रुपए लिए और उसके बाद बसों को रवाना होने दिया। वाह रे मदद। अब भड़कने की बारी कांग्रेस की थी। मोर्चा संभाला राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने, जो इनके निदेशक है राजशेखर जी, उन्होंने पत्र लिखा और फोन पर बात करके रिक्वेस्ट की कि हमारी उत्तर प्रदेश की बसें स्टूडेंट को लेने के लिए कोटा गई हुई है, उनको डीजल की जरूरत है, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप उनमें डीजल डलवा देना, डीजल का हम पेमेंट बाद में कर देंगे। बात में दम साबित करने के लिए राजस्थान सरकार ने यूपी के परिवहन विभाग की वो चिट्ठी भी मीडिया में जारी कर दी, जिसमें राजस्थान सरकार से खर्च का ब्यौरा मांगा गया था। ये चिट्ठी 27 अप्रैल को लिखी गई थी। गहलोत सरकार कह रही है कि हमने खर्च नहीं मांगा, लेकिन सिर्फ डीजल का पैसा मांगा है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने उनको बसें भी उपलब्ध करा दी। स्टूडेंट आपके उत्तर प्रदेश पहुंच गए, वो स्टूडेंट थे और उसके लिए हमने कोई पैसा मांगा नहीं, आपके यहां से ही आया कि हमें डीजल डलवा दीजिए। तो ये जो परिवहन निगम दोनों आपस में एक दूसरे के डीजल डलवाते हैं तो एक दूसरे को पैसा देते हैं। दरअसल सारा फसाद यूपी से बैरंग लौटी कांग्रेस की बसों को लेकर है और इसमें मोहरा बनाया जा रहा है कोटा मामले को। कांग्रेस जताना चाहती है कि उसने छात्रों के लिए योगी सरकार की निस्वार्थ मदद की थी और यही काम मजदूरों के लिए करना चाहती है।
लेकिन राजनीति के चलते योगी सरकार ने बसें लौटा दी। दूसरी तरफ बीजेपी ये जताना चाहती है कि कांग्रेस मदद के बहाने सिर्फ राजनीति खेल रही है और कोटा में पैसे लेकर की गई मदद को एहसान की तरह पेश कर रही है। जयपुर से शरद कुमार और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। अम्फान की तबाही का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी आज बंगाल और ओडिशा के दौरे पर जा रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम से बंगाल आने की अपील की थी, जिसके बाद पीएम ने पूरी मदद का भरोसा दिया था। बंगाल और ओडिशा पर टूटे तूफान का कहर कुछ ऐसा है कि पीएम मोदी को लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच आज उड़ान भरनी होगी। खुद प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्फान तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जाएंगे। पीएम हवाई सर्वे करेंगे और समीक्षा बैठक में शामिल होंगे, जिसमें राहत और पुनर्वास के कार्यों पर चर्चा की जाएगी। अम्फान के आगे बंगाल और दिल्ली की सियासत बेमानी पड़ गई। तूफान गुजरने के बाद तबाही का मंजर देखकर सख्त तेवर वाली ममता बनर्जी ने भी जार जार होकर पीएम मोदी से बंगाल का हाल अपनी आंखों से देखने की अपील की थी। He already assured me that they will extend their full help, and I will request the Prime Minister also to visit, have a look how Sundarban, the Bay of Bengal, to the border of Bangladesh, and surrounding areas also, how it has been affected. The disaster is disaster. Now the restoration work started. पीएम का कार्यक्रम तय हो चुका है। उसका पूरा ब्यौरा इस तरह है। पीएम का विमान आज सुबह 10:45 पर दमदम एयरपोर्ट पर उतरेगा। सुबह 10:50 पर सीएम ममता बनर्जी के साथ पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से बशीरहाट जाएंगे। सुबह 11:20 पर पीएम मोदी हवाई सर्वे के लिए निकलेंगे। उसके बाद समीक्षा बैठक में शामिल होंगे और दोपहर 1:30 बजे भुवनेश्वर के लिए रवाना हो जाएंगे। अम्फान ने बंगाल में भीषण तबाही मचाई है। अभी तक 70 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मृतकों के परिवार को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन इस तबाही से बंगाल को उबारने के लिए उन्हें केंद्र सरकार की भी मदद चाहिए। मदद का यही हाथ बढ़ाने पीएम आज बंगाल पहुंच रहे हैं। दिल्ली से पौलमी और कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में महा तूफान अम्फन ने दोनों राज्यों की कई शहरों की सूरत को बिगाड़ दिया है। तूफान आकर गुजर चुका है, मगर अपने पीछे छोड़ गया है बर्बादी के निशान। अकेले बंगाल में ही 72 लोगों की मौत हुई है। ऐसा तूफान जिसने बड़े बड़े दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया। ऐसा तूफान जिसने जमींदोज कर दिए मकान के मकान। ऐसा तूफान जिसके सामने पत्ते की तरह उड़ गई इमारतों की टील। ऐसा तूफान जिसने शहर में समंदर ला दिया, सड़कों पर सैलाब उमड़ आया। ऐसा तूफान जिसने एयरपोर्ट को पानी पानी कर दिया, तैरने लगे विमान। ऐसा तूफान जिसने पश्चिम बंगाल के कई शहरों की सूरत बिगाड़ के रख दी। चंद घंटों के लिए आया तूफान, मगर शहर को बर्बादी के ऐसे निशान दे गया जो बहुत जल्दी नहीं भरेंगे। अम्फन तूफान आकर गुजर गया, मगर छोड़ गया शहर को सिसकते हुए, तड़पते हुए। पश्चिम बंगाल अम्फन तूफान की मार से कराह रहा है। जो प्लेन कभी आकाश की ऊंचाई नापते थे, वो पानी में तैर रहे हैं। कोलकाता एयरपोर्ट मानो किसी तालाब में तब्दील हो गया है। एयरपोर्ट की ओर जाने वाले रास्तों पर बर्बादी बिखरी हुई है। कोलकाता में बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़कर धराशायी हैं। तूफान के आने के पहले तक कलकत्ता क्लब खूबसूरत दिखता था, मगर तूफान आने के बाद यहाँ लगे सारे पेड़ धराशायी हुए और ये बदरंग हो गया। सैकड़ों की तादाद में पेड़ सड़कों पर पड़े हैं, रास्ते बंद हैं। पेड़ों को काटकर रास्ता खोलने की कोशिश में जुटे हैं एनडीआरएफ के जवान।
पूरे शहर में रास्तों में पेड़ गिरा हुआ है और इस वक्त रास्ते में उतर के कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो अफसर्स हैं वो इसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ है वो गिर चुका है यहाँ पे और हाथों से इसको हटाया जा रहा है। इस वक्त जो केएमसी के कर्मचारी हैं वो कोशिश में जुटे हुए हैं कि इसको साफ कर दिया जाए। कोरोना संकट के बीच प्रवासी मजदूर कैसी कैसी मुश्किलों से जूझकर घर वापसी कर रहे हैं, इसकी एक और तस्वीर सामने आई है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस से बचने के लिए प्रवासी मजदूर सड़क छोड़कर घग्गर नदी पार करते हुए नजर आए। देखिए जरा तस्वीरें। हरियाणा पुलिस का कहना है कि उसे किसी भी शख्स को पैदल अंदर आने की परमिशन नहीं है और इसी डर से ये मजदूर इस तरीके से नदी पार करके अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।